कोई गरीब फैमिली का अंडरग्राउंड जादुई गरम घर। मोहित और रेणुका रोए जा रहे थे, और रोते भी क्यों ना, उनके सास ससुर ने उन्हें घर से बाहर जो निकाल दिया था, वो भी बस इसलिए क्योंकि रेणुका की 2 लड़कियां थीं और उसके सास ससुर लड़का चाहते थे। उन्होंने मोहित को दूसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी सास उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुझे अभी भी बोल रही हूँ मोहित, इस लड़की को छोड़ दे इसकी 2 बच्चियों के साथ, और तू हमारे साथ रह। मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी और उसके बाद इस घर को एक वारिस मिल जाएगा। माँ, मैंने रेणुका से आपकी पसंद के चलते शादी की थी। इसे आपने मेरे लिए चुना था और बस इसके 2 लड़कियां हो गई, इसलिए आप इसे छोड़ देना चाहती हैं? नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं रेणुका का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो फिर चले जाओ तुम दोनों मेरी नजरों से दूर, और अपनी दोनों बच्चियों को लेकर जाओ यहाँ से। जहां मर्जी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सोचा था कि थोड़ा समझाएंगे तो तू समझ जाएगा, लेकिन लगता है कि अब हमारा वंश खत्म होना ही लिखा है। अगर आपको माँ जी और पापा जी के साथ रहना है तो रह लीजिए। मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी और अपनी भाभी के ताने सुन लूंगी, लेकिन कम से कम आप अपने मम्मी पापा से अलग तो मत होइए। 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ रेणुका। तुम्हें या मुझे दुनिया का कोई भी रीति रिवाज अलग नहीं कर सकता। चलो, अगर मेरे घर वाले तुम्हें नहीं अपना सकते तो उन्हें मेरे साथ रहने का भी कोई हक नहीं है। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, और अब तुम ही मेरा परिवार हो। अब मोहित और रेणुका सड़कों पर भटकने लगते। उन्हें गांव में कोई भी शरण नहीं देता, क्योंकि मोहित के माता पिता ने सब लोगों से साफ कह दिया था कि कोई भी मोहित की मदद नहीं करेगा। वहीं रेणुका की दोनों बच्चियों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, और वो कहती है, माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, और देखो ना, चिंकी को तो मुझसे भी ज्यादा ठंड लग रही है, तभी तो इसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा है। मोहित ये सब देखता है और कहता है, एक काम करो रेणुका, पिंकी को मैं गोद ले लेता हूँ और पिंकी को तुम अपनी गोद में ले लो। हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं जहाँ पर हम समय बिता सके। चलो, जंगल की तरफ चलते हैं। पर मोहित जी, जंगल में तो और भी ज्यादा ठंड होगी ना, वहाँ पर तो हमारी बच्चियाँ और भी ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। गांव वालों के बीच होने वाला तिरस्कार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी माँ और पिताजी ने साफ कह दिया कि कोई हमारी मदद ना करे, इसीलिए कोई हमारी मदद नहीं करेगा। इससे अच्छा तो जंगल है। कम से कम वहाँ ना जात बिरादरी का कोई मोल होता है, और ना वहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव होता है। अब मोहित और रेणुका अपनी अपनी बच्चियों को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी उन्हें एक सांप नजर आता है, जो कि जमीन के अंदर अपने बिल में जा रहा था। उसे देखकर पिंकी कहती है, माँ, अगर हम भी जमीन के अंदर अपना घर बना लेंगे तो हमें भी ठंड नहीं लगेगी क्या? हाँ मेरी बच्ची, जमीन के अंदर तो गर्माहट होती है ना, इसलिए ज्यादातर जानवर जमीन के अंदर रहते हैं। गिलहरी भी कभी कभी जमीन के अंदर अपना बिल बना लेती है ताकि उसे ठंड ना लगे। मोहित और रेणुका जब अपनी दोनों बच्चियों की बात सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बारे में उन्होंने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था। उसके बाद मोहित रेणुका से कहता है, रेणुका, हमारी बच्चियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जमीन के नीचे तो ठंड नहीं लगती, क्यों ना हम लोग अपना घर जमीन के नीचे बना लें। अब मोहित और रेणुका बिना कुछ सोचे समझे जमीन के अंदर गड्ढा करने लगते हैं, और उस गड्ढे को समतल करके पूरे परिवार के साथ उसमें घुस जाते हैं। रेणुका कहती है, इसके अंदर तो बहुत अंधेरा है और जरूरत का सामान भी नहीं है, यहाँ पर हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। वे लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक साधु बाबा वहां से गुजर रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग थे और उनकी नजर भी कमजोर थी, इसलिए उन्हें इतना बड़ा गड्ढा नजर नहीं आता, और वो उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मूर्ख हो क्या जो जंगल में इतना बड़ा गड्ढा करके बैठे हो? तुम्हारा घर बार नहीं है क्या, या तुम्हें कुछ और काम नहीं? मोहित और रेणुका ये सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, और वे कहते हैं, घर बार तो था बाबा, लेकिन हमारे सास ससुर ने हमें घर से निकाल दिया, क्योंकि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे पति ने मेरा साथ देने का फैसला किया और वो भी मेरे साथ घर छोड़कर आ गए। हमें कुछ समझ नहीं आया और ठंड से बचने के लिए हमने ये गड्ढा कर लिया। अरे मूर्ख बच्चों, जिस तरह मैं इस गड्ढे में गिरा हूँ, उसी तरह कोई जानवर भी तो इस गड्ढे में गिर सकता है, और उसके बाद वो तुम चारों को अपना भोजन बना लेगा। तुम लोगों ने दिमाग तो अच्छा लगाया, लेकिन सही नहीं लगाया। तो बाबा आप ही बताइए ना, हम क्या करें? हमारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, और ऊपर से ठंड हमारे गरीब परिवार को परेशान कर रही है। साधु बाबा ये बात सुनने के बाद मुस्कुराते हैं
और उसके बाद तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ी हुई डांडी को घुमाते हैं। अचानक ही जमीन के अंदर एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है और साधु बाबा कहते हैं, अब तुम दोनों परिश्रम करो। यह घर तुम्हारे पास 3 महीने तक रहेगा, जब तक ठंड का प्रकोप इस गांव पर है। और उसके बाद 3 महीने में तुम दोनों को इतना पैसा जमा करना होगा कि तुम गांव के अंदर खुद का घर बना सको। मोहित और रेणुका ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कम से कम अपने परिवार के साथ सिर छुपाने के लिए उन्हें घर मिल गया था, जिसमें जरूरत की सारी चीजें थीं। लेकिन तभी रेणुका की नजर घर से बाहर निकलने की जगह पर जाती है, जो कि बहुत छोटा सा छेद था। रेणुका पूछती है, बाबा ये तो छोटा सा छेद है, जिसके अंदर से तो हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, और अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर हम 3 महीने के बाद अपने रहने के लिए घर का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? मैं जानता था कि तुम लोग ये प्रश्न जरूर करोगे। दरअसल इस घर के अंदर घुसने और निकलने के लिए एक मंत्र है। तुम्हें बस अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना है, सब भला हो, और अपने आप ही तुम इस घर से बाहर निकल जाओगे। इस घर में वापस घुसने के लिए भी तुम्हें यही बोलना है। साधु बाबा ये बोलते हैं और सब भला हो बोलकर वहां से चले जाते हैं। अब मोहित और रेणुका बहुत ज्यादा खुश थे। चिंकी और पिंकी को भी अब ठंड नहीं लग रही थी। उनकी थाली में जो भी खाना था वो जितना खाते उतना ही वापस आ जाता। रेणुका खुश होते हुए कहती है, भले ही बाबा ने हमारी इस परेशानी को दूर कर दिया, लेकिन हमें फिर भी एक समाधान ढूंढना ही होगा, जिससे हम 2-3 महीने के बाद जब ये घर गायब हो जाए तो अपने परिवार को पाल सकें और गांव के अंदर एक घर खरीद सकें। क्यों ना हम जंगल के अंदर की लकड़ियां काटकर उसे गांव में बेचें। उससे जो हमारे पास पैसे आ जाएंगे उससे हम गांव के अंदर अपना घर बना लेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि जो लकड़ी हम जंगल से काट रहे हैं उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल करके भी तो हम अपना घर बना सकते हैं। अब मोहित और रेणुका दिल से मेहनत करने लगते हैं। उनके बच्चे जमीन वाले जादुई घर के अंदर बिल्कुल सुरक्षित थे, क्योंकि उसमें ठंड भी नहीं लगती थी और खाना भी कभी खत्म नहीं होता था। अब मोहित और रेणुका मिलकर काम किया करते। मोहित लकड़ियां काटता और रेणुका उन्हें गांव-गांव जाकर बेचती। थोड़े ही समय में उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा जमा हो जाता है। एक दिन जब मोहित और रेणुका सर्दियां कम होने पर अपने घर के पास आते हैं तो देखते हैं कि चिंकी और पिंकी बाहर, और पिंकी रो रही थी। पापा देखो ना, ये घर अचानक ही गायब हो गया और हम जमीन के ऊपर आ गए। अब क्या होगा? इसका मतलब साधु बाबा का दिया हुआ समय अब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ और मैंने गांव के अंदर एक घर तैयार कर लिया। भले ही उसमें उतनी सहूलियत ना हो जितनी साधु बाबा के दिए हुए घर में थी, लेकिन हम धीरे धीरे तुम्हारी जरूरत का सामान उसमें जमा कर देंगे मेरे बच्चों। हाँ पापा, हम जानते हैं कि आप सब कुछ संभाल लोगे। आप दोनों तो हमारे सुपर मम्मी और सुपर पापा हो ना। अब आप जहाँ बोलोगे वहाँ रहने को तैयार हैं हम। इसके बाद चिंकी और पिंकी मोहित और रेणुका के साथ गांव वाले घर में आ जाते हैं। उसमें जादुई घर जितना सामान तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मोहित और रेणुका मेहनत करते हैं और सब कुछ जमा कर लेते हैं। उधर मोहित के माता पिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन मोहित और रेणुका उन्हें कभी माफ नहीं करते और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड का कहर जारी था। वहीं मदनपुर गांव में राम कुमार गुप्ता नाम का एक गरीब इंसान रहता था। उसकी एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी, जिसमें वो अपनी पत्नी राधिका और अपने बेटे के साथ रहता था। वो लकड़ी का ही कारोबार करता था, लकड़ी की कुर्सियां बनाना, लकड़ियां का बेड बनाना। लेकिन ठंड के मौसम में उसकी दुकान चलनी बहुत कम हो गई थी। एक शाम उसकी दुकान पर गाँव के कुछ आदमी आए। अरे राम कुमार, तुम अपनी दुकान बंद काहे नहीं कर देते रे? अरे भैया, दुकान बंद कर देंगे तो बीबी बच्चों को खिलाएंगे क्या? अरे अभी तुम्हारी दुकान कौन सी बहुत चल रही है? तुमसे बढ़िया तो हमारी परचून की दुकान है, सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती है। दिन भर में हमने 10,000 जमा कर लिए हैं, अब जा रहे हैं घर। चलो यार, गरीबों के मुंह नहीं लगते। इतना बोलकर दोनों आदमी वहां से चले गए। लेकिन राम कुमार गुप्ता को बुरा नहीं लगा। लेकिन रात को जब वो अपने घर पहुंचा तब बहुत खुश था। आज आप बहुत खुश लग रहे, लगता है धंधा बहुत अच्छा चला है आपका। अरे कहाँ राधिका, लोग शहर जाकर अपने लिए फर्नीचर बनवा लेंगे, लेकिन मुझसे एक कुर्सी तक नहीं बनवाए। पता नहीं क्या दुश्मनी है लोगों की मुझसे। अरे पापा, तो फिर आप इतने खुश क्यों हैं आज?
बेटा मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि कुछ दिनों बाद प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है। पापा, कुंभ का मेला वही होता है ना जो 12 सालों में एक बार लगता है? हाँ बेटा, वही है, लेकिन हम लोग इतनी दूर कैसे जा पाएंगे? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है इतनी दूर यात्रा कर सके। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आधे से ज्यादा रास्ता हम पैदल ही पूरा कर लेंगे। हाँ पापा, बहुत सारे लोग पैदल ही यात्रा करते हैं, हम लोग भी पैदल ही यात्रा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार हम कुंभ मेले में पहुंच जाएं तो भगवान हमारी गरीबी दूर कर देंगे। राधिका ने सबके लिए खाना बनाया और सभी लोगों ने मिलजुल कर खाना खा लिया। उसके बाद सभी लोग जमीन पर ही सो गए। उनके पास एक ही रजाई थी जिसके अंदर तीनों सो जाते थे। अगली सुबह उठकर उसका बेटा स्कूल चला गया और रामकुमार अपनी दुकान पर आ गया। रामकुमार दुकान पर पहुंचा ही था कि तभी उसका बेटा स्कूल ड्रेस में ही रोते हुए उसकी दुकान पर पहुंच गया। अरे बेटा, रो क्यों रहे हो? और तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? आज स्कूल की छुट्टी है क्या? पापा, मेरी स्कूल की फीस नहीं जमा है ना, इसलिए सर ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करके स्कूल से भगा दिया। तभी वहाँ से प्रधान अपने मुनीम के साथ गुजरा और रामकुमार को देखकर हंसने लगा। अरे रामकुमार, जब गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है तो अपने बच्चे को पढ़ाने की क्या जरूरत है? उसे किसी फैक्ट्री में लगा दो, जब तक जवान होगा तब तक लाखों रुपए इकट्ठा कर लेगा। फालतू में क्यों पढ़ा रहे हो? कहीं का बहुत बड़ा कलेक्टर तो नहीं बन जाएगा। प्रधान की बातें सुनकर रामकुमार को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, प्रधान जी, अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था, पर अब आपने कही दिया है तो मैं अपने बेटे को कलेक्टर ही बनाऊंगा। देख रहे हो मुनीम जी, इन गरीबों की यही अकड़ इन्हें पूरी जिंदगी गरीब रखती है। चलो मुनीम जी, यहाँ से हम सबको कुंभ मेला निकलना है ना, तैयारी भी तो करनी है। प्रधान जी, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि इन गरीबों के मुंह मत लगा कीजिए। हाँ। प्रधान और मुनीम वहाँ से चले गए। इसके बाद रामकुमार ने अपने बेटे से कहा, बेटा, प्रधान जी की बात हमेशा याद रखना। अब तुझे इतनी मेहनत करनी है कि तू बड़ा होकर कलेक्टर ही बने। मैंने जो पैसे कुंभ मेला देखने के लिए इकट्ठा किए थे वो सब मैं तेरी फीस जमा कर दूंगा। चल मेरे साथ स्कूल। रामकुमार वो पैसे लेकर अपने बेटे के साथ स्कूल गए और सारी फीस एक साथ जमा कर दी। अब उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा, लेकिन उसके बेटे की पढ़ाई जारी रही। इस बात की उसे खुशी थी। धीरे धीरे सूरज दिखना ही बंद हो गया, जिससे सारे स्कूल बंद हो गए 1 महीने के लिए। फिर एक रात रामकुमार ने अपनी बीवी से कहा, राधिका, हमारे बच्चे की 1 महीने की छुट्टी है और कुंभ मेला भी कुछ ही दिनों में लगने वाला है। हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम कल सुबह ही पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। जैसा आप कहें। पर अगली सुबह इतनी तेज बर्फबारी और तूफान चालू हुआ कि उसका लकड़ी का घर तहस नहस हो गया। अब वो लोग सड़क पर थे। पापा, ये सब क्या हो गया? हमारा घर तो गिर गया। हम तो आज कुंभ मेले के लिए निकलने वाले थे ना। राधिका, भगवान को जो हमें सजा देनी थी वो दे दी। हमारा सारा सामान भी बर्बाद हो गया। अभी निकलते हैं कुंभ मेला के लिए। कुंभ मेले के लिए चल दिए। जैसे जैसे वो पैदल चलते जा रहे थे वैसे वैसे आंधी और तूफान और तेज होता जा रहा था। शाम तक वो दोनों अपना शहर पार कर चुके थे, तभी अचानक बर्फबारी होने लगी। पापा, इस बर्फबारी में हमें खुले में नहीं चलना चाहिए, वरना हम कुंभ मेला पहुंचने से पहले ही बीमार हो जाएंगे। इस दुकान पर खड़े हो जाते हैं। सही कह रहे हो बेटा। रामकुमार अपने परिवार को लेकर सड़क के किनारे बनी एक समोसे की दुकान पर खड़ा हो गया। तभी दुकानदार ने कहा, हाँ भाई साहब, बोलो क्या खाओगे, समोसे या पकौड़े? कुछ नहीं भाई साहब। अरे जब कुछ लेना देना नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ से हटो, ग्राहकों के लिए जगह छोड़ो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। माफ करना भाई साहब, बाहर बर्फ पड़ रही थी तो थोड़ा खड़े हो गए। राधिका बेटा, चलो यहाँ से। अपने परिवार को लेकर बर्फबारी में ही यात्रा करने लगा। धीरे धीरे उसका बेटा ठंड से कांपने लगा। तभी रामकुमार को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे वो तीनों बैठ गए। राधिका ने किसी तरह आग जलाई। थोड़ी गर्मी महसूस हो जाने के बाद रामकुमार ने फिर से यात्रा करने का फैसला किया। ऐसे ही संघर्ष करते करते किसी तरह कई दिनों बाद रामकुमार अपने परिवार को लेकर कुंभ मेला पहुंच ही गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इतनी मुसीबत के बाद भी हम आखिर कुंभ मेला पहुंच ही गए। रामकुमार ने अपने परिवार के साथ गंगा में स्नान किया, भगवान की पूजा अर्चना की और फिर से अगले ही दिन वहां से पैदल ही निकल पड़े। वापस आने में भी उन्हें उतना ही संघर्ष करना पड़ा जितना यहाँ से जाने में करना पड़ा था। फिर भी किसी तरह अपने गांव वापस आ गए, लेकिन वापस आकर उन्होंने देखा तो उनका गांव कश्मीर के किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। पापा मम्मी, हमारा गांव कहाँ गायब हो गया? चारों तरफ तो बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ऐसा लग रहा है हम लोग कश्मीर में हैं। हमारा घर भी देखो बर्फ से ढक गया है। बेटा, हमारा घर तो पहले ही गिर गया था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है।
जैसे मैंने लकड़ी का घर बनाया था वैसे ही अब हम लोग मिलकर बर्फ का घर बनाएंगे। हाँ पापा, मैंने सुना है बर्फ का घर बहुत मजबूत होता है और गर्मी में एसी लगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बहुत शानदार घर बनाएंगे। आप दोनों क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अभी ठंड में तो बर्फ का घर नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा वैसे ही सारी बर्फ पिघल जाएगी। राधिका, मुझे भगवान का नाम लेकर बस बर्फ का घर बनाने दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अब रामकुमार और उसके बेटे ने मिलकर बर्फ का घर बनाना शुरू किया। बर्फ की कमी नहीं थी, इसीलिए कुछ ही घंटे बाद एक बहुत ही बड़ा आलीशान और खूबसूरत बर्फ का घर बनकर तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर गए वैसे ही उन्होंने देखा कि घर के हर कमरे में बेडरूम था। घर के अंदर गर्माहट थी और ढेर सारी धन दौलत भी रखी थी। तभी बर्फ की दीवार से एक आवाज आई, रामकुमार, ये घर कोई साधारण घर नहीं बल्कि जादुई बर्फ का घर है। तुम्हारे परिवार की भक्ति देखकर भगवान शिव तुम पर बहुत प्रसन्न है। तुम लोग इतना संघर्ष करके कुंभ मेला गए, वहां ईश्वर की आराधना की और फिर पैदल ही वापस आए। ये देखकर भगवान ने तुम्हें ये आशीर्वाद के रूप में दिया है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इतना बोलकर उस दीवार से आवाज आनी बंद हो गई। बहुत तगड़ा आशीर्वाद दे गए। वो सब घर के अंदर पहली बार बिना किसी टेंशन के सोए और सब खुशी खुशी रहने लगे।